हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ओवरैक कंटेंट पे विद ओवरैक सर के साथ। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं क्लास 10th का जय प्रक्रम का दूसरा भाग श्वसन, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे 10th के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, आज जो आप लोग को मैं समझाने वाला हूं, जरा कुर्सी की पेटी को बांध के अपने आप को अस्थिर से रख के सीखिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत डिटेल्स में देने वाला हूं मैं आपको। तो इसलिए इसको शुरू से अंत तक समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हम लोग श्वसन को क्या समझते हैं? श्वसन क्या है? रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? श्वसन क्या है? तो सर, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। बिल्कुल गलत। ये प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जो इसी टॉपिक में हम सीखेंगे। श्वसन क्या होता है? श्वसन को जानने और समझने के लिए हम कुछ पॉइंट पे ध्यान देंगे। वे सभी क्रिया जो ऑक्सीजन द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करती है, वैसी क्रिया जो क्या है? ऑक्सीजन के माध्यम से। ऑक्सीजन, हम लोग का प्राणवायु क्या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के द्वारा क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को अलग करने का काम करता है। वह प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वह प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ना कि श्वसन कहलाता है। वेरी गुड। चलिए, अब श्वसन के प्रकार कितने होते हैं? श्वसन कितने प्रकार से की जाती है? बाबू, श्वसन दो प्रकार से की जाती है, एक अंतः श्वसन, एक बाह्य श्वसन। श्वसन के प्रकार, श्वसन के वे, श्वसन की परिभाषा, सब कुछ जानेंगे, एक एक चीज डिटेल में जानेंगे। बस कुर्सी की पेटी को बांध के रखना, उसके बाद सब कुछ समझाएंगे। तुम टेंशन मत लो कि यहाँ समझ, श्वसन के बारे में समझ में आ गया। श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम लोग? रासायनिक ऊर्जा को मुक्त कर। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? एटीपी होता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसी प्रक्रिया है। तो ये क्या है? जैव ऊर्जा है। जो भी हम बोल रहे हैं ना, तुम बैठ के सुन पा रहे हो ना, ये सभी की सभी क्रिया जो होता है जैव ऊर्जा कहलाता है। ध्यान से देखना, श्वसन के प्रकार दो होते हैं, एक कौन था? बाह्य श्वसन, एक अंतः श्वसन। सर, बाह्य श्वसन क्या होता है? वैसी प्रक्रिया जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दे, वह प्रक्रिया बाह्य कहलाएगी, क्योंकि वह प्रक्रिया बाहर से ली गई और बाहर निकाल दी। अब आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या है? बाहर से जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनता है। ये दो प्रक्रिया जो होती है, यह दो प्रक्रिया आंतरिक श्वसन कहलाती है। मतलब ऑक्सीजन के उपयोग के साथ साथ हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO2 बनने की प्रक्रिया आंतरिक श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन क्या, दोनों एक दूसरे से मिलता है, पॉइंट वही रहेगा। आगे भी समझेंगे इसको, बेटर ढंग से समझेंगे। चलिए, अब जो धरती पर जीवों की संख्या अलग अलग है। धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव है, और जितने सारे भी जीव हैं, वो सभी के सभी जीव जो होते हैं अपने अपने आधार से सांस लेते हैं। सबके सांस लेने, सांस छोड़ने, अलग इन्वायरमेंट उनका अलग अलग होता है, तो वो अलग रूप से सांस लेते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने कुछ जीव का नाम भी लिख रखा है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान करने हेतु निम्न संरचना। सभी जीव में एक ही संरचना नहीं होती है, सभी जीवों में अलग अलग संरचना होती है। शरीर की समान सतह द्वारा सांस लेना। कुछ जीव होते हैं जो अपने शरीर के सतह के द्वारा सांस लेते हैं, मतलब अपने स्किन के माध्यम से सांस लेते हैं, जो होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वह डायरेक्ट कोशिका झिल्ली के माध्यम से सांस लेके अपने मांस, उनके छोटे छोटे केंद्र तक वो अपनी प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। तो वो जीव होते हैं शरीर की बाह्य सतह के द्वारा। कुछ जीव होते हैं जो क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं। सर, व्हाट इज क्लोम? अरे गिल्स, गल्फर होता है क्लोम का मतलब। कुछ जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मछली, वेरी गुड, और मेढक, वेरी गुड। मेढक तो बाबू उभयचर भी हुआ, पर मछली एग्जाम्पल ग्रुप लेते हैं। मछली जो होता है गल्फर के माध्यम से सांस लेता है। तो कैसे सांस लेता है मछली गल्फर के माध्यम से? उसकी गल्फर के पास, उसके गाल के पास यहाँ क्या होता है? एक कवर बना होता है। उस कवर के नीचे कुछ छोटे छोटे बाल का समूह होता है। वो समूह क्या करता है? पानी में से कचरे को छान कर अलग करता है और उसमें से ऑक्सीजन गैस को अंदर प्रवेश करता है, और जिसके माध्यम से वो ऑक्सीजन उसके गल्फर के माध्यम से होते हुए, पाइप के माध्यम से होते हुए सीधा उसके मांसल रचना तक पहुंचती है, और जिससे वह श्वसन क्रिया को अंजाम दे पाता है, और फिर उसी प्रक्रिया द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। तो उनमें सर को क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वातावरण में तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा समझ में आ रहा है, किस प्रकार संतुलित हो रही है? पेड़ पौधा हम लोग के माध्यम से वातावरण में, इन्वायरमेंट में, इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और एयर की मात्रा संतुलित हो रही है। तो सर क्या पानी में कैसे हो रही है? पानी में मछली को ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्या वायुमंडल से ऑक्सीजन पानी के नीचे जाता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पानी में भी तो कुछ पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं?
बस जो पेड़ पौधे यहाँ धरती पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करते हैं, सेम उसी प्रकार कुछ पौधे होते हैं जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने का प्रक्रिया करते रहते हैं, जिसके माध्यम से पानी के अंदर न ऑक्सीजन की कमी होती है न कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सोख लेते हैं और ऑक्सीजन जो मछली, जो कुछ भी छोटे छोटे जीव होते हैं पानी में रहने वाले, वो सभी से भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो इनके बारे में समझ गए। अब है क्लोम के बारे में। अब ट्रैकिया, श्वास नली। सर ट्रैकिया श्वास नली क्या होता है? ट्रैकिया और श्वास नली, तो सर क्या यह दूसरे जीव जैसे कि हम लोग में भी पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग के अंदर इंक्लूडिंग फेफड़ा होता है, इसके साथ हम लोग कोई काम को कर पाते हैं। ट्रैकिया और श्वास नली जो होता है यह ज़्यादातर कॉकरोच में पाया जाता है, फीता कृमि, गोल कृमि, इन सब चीज़ में पाया जाता है। जो पेट में चाली होता है ना, हाँ बिल्कुल, उसी सब जीव में यह पाया जाता है। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं? अपने बाहरी सतह के द्वारा, सिर्फ एक कोशिकीय जीव के तरह वह भी अपने शरीर के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पर ऑक्सीजन जिस पाइप के माध्यम से होते हुए उनके मांस तक पहुंचता है और उस उत्तक में वो कोशिका श्वसन कर पाते हैं, वह रास्ता, वही प्रक्रिया जो होती है वह श्वसन नली कहलाती है। उसके बाद आता है फेफड़ा। हम मनुष्य जो होते हैं, हम मनुष्य क्या करते हैं? अपने सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो फेफड़ा नाक से लिए, फेफड़ा यहाँ से हमारा ऑक्सीजन फेफड़ा में गया और यहाँ वहाँ से लेते हुए फिर कोशिका के अलग अलग भाग बढ़ गया। मैं एक डायग्राम भी बना रखा हूँ, आपको हर कुछ समझाऊंगा, बस ध्यान से देखते चलना, समझते चलना। तो सबसे पहले हम पीछे आते हैं और देखते हैं मनुष्यों में, तो श्वसन समझ में आ गया। इन सभी जीवों का समान शरीर के समान सतह द्वारा जो जीव सांस लेते हैं, कोलोम के द्वारा जो जीव सांस लेते हैं, ट्रैकिया और श्वास नली के द्वारा जो जीव सांस लेते हैं, फेफड़े के द्वारा जो जीव सांस लेते हैं, उन सभी के बारे में टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हट जाऊंगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। मनुष्य में श्वसन तंत्र क्या होता है? अब देखो, मनुष्य में श्वसन जो सांस लेने की जो क्षमता होती है वह भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है नासाद्वार, नासागुहा, नासाग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा। चलिए इन सबको हम डिफाइन करते हैं। नासाद्वार क्या होता है? ये नाक का छेद देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं नासाद्वार, जिधर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, ऑक्सीजन का जाना। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो स्थानांतरण करते रहता है, वो जिधर से बाहर का जो छिद्र है वही कहलाता है नासाद्वार। ठीक है, उसके नासा गुहा, यहाँ से लेकर जो अंदर तक का जो पॉइंट बना हुआ है यह कहलाता है नासा गुहा, जहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो बाहर से आने वाले धूल कण को निकालकर बाहर ही रोक देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नाक के बाल को भी काट लेते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। नाक के बाल को कभी मत काटना, क्योंकि यह बाहर से आने वाले धूल कण को रोकने का काम करते हैं। तो क्या है? नाक, नासाग्रसनी, यहाँ से देखो, यहाँ ये पाइप जो है, जिसको हम लोग हिंदी में कांची भी बोलते हैं, ये कांची, नाक की जो घुमावदार पट्टी होती है उसको कांची बोलते हैं। डायग्राम में समझाएंगे हम। श्वास नली, यहाँ से जो श्वास की नली, यहाँ से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा तक पहुँचता है, वो श्वास नली कहता है। और फेफड़ा, जहाँ से हम लोग फेफड़ा को उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकालते हैं, चूस के ऑक्सीजन को सोख के बाकी चीज़ों को वापस फेंक देते हैं। ऑक्सीजन को लेके वॉक्यूल्स और वॉकाई के द्वारा बॉडी में के फेफड़े से लेके होते हुए कोशिका के एक एक कोशिका तक पहुँचाने का काम करते हैं। वह हो गया। ठीक है, चलिए, तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक सूत्र के माध्यम से इसको हम लोग समझने का, इक्वेशन के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये क्या है? C6H12O6 + 6O2 + 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। देखो कितना इजी पॉइंट में डेफिनेशन में ये पूरा क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखना। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज, जो हम खाना खाते हैं, जो खाना हमारा टूटता है। देखो, अब लोग सर ग्लूकोज कैसे बना? बाबू अगर समझ में नहीं आया है तो इससे पहले का टॉपिक जाके देखो, समझो, वहां पर लिखा हुआ है कि पोषण, सबसे पहला पोषण टॉपिक है पोषण। पोषण समझेंगे तब जाकर श्वसन समझ में आएगा, और ये उसी आधार पर बनाया गया है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है। खाना के टूट जाने के बाद, खाना जो पचने लगता है उस समय, तो उसके बाद उसमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। खाना ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है, तो ये 6CO2 + 6H2O + एनर्जी, इन तीनों को निकालता है। 6CO2 तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, 6H2O जल भी हम लोग निष्कासन कर देते हैं, और एनर्जी जो भी मैं बोल पा रहा हूँ तुम बैठ के देख पा रहे हो। हम कोई भी एक्टिविटीज करते, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, वो कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, वो एनर्जी का रूप है, वो हमारे भोजन का फॉर्म है एनर्जी के रूप में जो बाहर निकलता है। जब तुम कभी खाना नहीं खाए रहेगा, जब तुम कुछ व्रत करता है, त्यौहार करता है, पूरा मुरझा जाता है, पूरा ऐसे लगता है ना, कोई बोले यार कुछ काम कर दो, हम नहीं करेंगे, गुस्सा से बोलता है ना। हाँ, लेकिन जब तुम खाना खा लेगा तो तुम सब काम करने की ताकत मिला रहता है, तब काम करने के लिए एनर्जी रहती है, वही प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो एनर्जी होती है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखो,
श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन का प्रकार भी दो होता है। हम लोग श्वसन समझ गए, उसके पार्ट्स समझ गए, कौन कौन जीव सांस लेते हैं वह समझ गए, मनुष्य में सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण अंग क्या है वह भी समझ गए। अब समझ रहे हैं श्वसन के प्रकार कितने हैं। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, एक होते हैं वायवीय अवायवीय। सर ये तो चार हो गए। नहीं नहीं नहीं, हुए दो हैं लेकिन दो ही चार प्रकार में है। सब कुछ समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझाते हैं। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है? देखो, यह उत्तरदायी होता है सूक्ष्म जीवों के लिए। जो जीव क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो जीव करता है वह प्रत्यक्ष श्वसन कहलाता है। बैक्टीरिया, अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, चपटे, कृमि, ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं यह क्या करते हैं, सांस को अपने स्किन के माध्यम से सांस लेते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से वो सांस लेने की प्रक्रिया के कारण जिसके अनुसार उसका शरीर सिकुड़ता फैलता है वह प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से कहलाता है। और अप्रत्यक्ष रूप से ये कौन लेता है, तो यह लेता है बड़ा जीव जिनकी संरचना जटिल होती है, जैसे कि हम तुम, ये मेढक, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब जो जीव है जिनकी संरचना जटिल है वह जीव सांस लेते हैं अप्रत्यक्ष के रूप में। अब देखो सेकंड पॉइंट आ रहा है वायवीय अवायवीय। सर वायवीय क्या है, अवायवीय क्या है, इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूं, टेंशन बिल्कुल मत लेना। वायवीय वैसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के संपर्क में होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है, वह प्रक्रिया वायवीय कहलाती है। जो प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, वह प्रक्रिया अवायवीय कहलाती है। दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, समझते चलना। वायवीय को देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया है, वायवीय का एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा आपके लिए, ताकि C6H12O6 ये ग्लूकोज हुआ, ये इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 kg जूल ये एनर्जी है, ठीक है। ये देखो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 2830 kg जूल निकालता है, एनर्जी निकालता है। याद रखना वायवीय श्वसन के दौरान एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, वायवीय श्वसन के दौरान कितने % एनर्जी जूल के माध्यम से निकलती है, तो 2830। वेरी गुड, याद हो गया। चलिए, तो यह प्रक्रिया इक्वेशन है, देख लो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला तब जाके ये सब प्रक्रिया बना। तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, अब जहां पर ऑक्सीजन नहीं बनेगा यहाँ देख लो, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 2CO2 प्लस 5H5 हाइड्रोजन 5 हो गया, ठीक है। OH प्लस 2CO2 प्लस 118 के जूल। अब इसमें देखो क्या होता है, अवायवीय श्वसन में मात्र 5% ऊर्जा, ठीक है, मात्र 5% ऊर्जा इस्तेमाल होता है, 5% ऊर्जा निकलती है। लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में, वायवीय में भारी मात्रा में ऊर्जा निष्कासन होता है, पर अवायवीय मात्र 5% ऊर्जा का निष्कासन होता है, ठीक है। बाकी सर बाकी ऊर्जा क्या होता है, बाकी जो भोजन है वो क्या होता है, वह क्या होता है बाबू, विभिन्न रूप ले लेता है, ठीक है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं, जो कि डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो यहाँ क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन के अणुओं वाला बना हुआ है, C6 6 कार्बन अणु हुआ है ना। ये कार्बन अणु का जो है, ये कार्बन अणु है ग्लूकोज, ये क्या करता है कोशिका द्रव्य में। हम जब खाना खाते हैं तो बाबू ये खाना हमारे सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे पेट में, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंतें होते हुए ये बड़ी आंत में, बड़ी आंतें तो ये पच के बाहर निकलता है। लेकिन पच के बाहर क्या निकलता है, बेकार पदार्थ, अवशेष पदार्थ, पर उसमें जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं वो छोटी आंत के द्वारा चूस लिए जाते हैं, है ना। तो वही ग्लूकोज है। अब वो ग्लूकोज क्या होता है, पचना, खाना पचना अलग है और खाना का टूटना अलग है, दोनों को एक साथ मत कर देना। हम खाना पचने के बाद टूटने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो ग्लूकोज हो गया। उसमें क्या होता है, वह एनर्जी जो हमारे छोटी आंत में है, वो छोटी आंत चूस लेती है, वह सारा एनर्जी छोटे छोटे धमनी शिरा के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, कोशिका द्रव्य में। हर एक बॉडी में जितने भी कोशिका है वो सारी की सारी कोशिका में पहुँचती है। कोशिका में पाइरुवेट में 3 कार्बन अणु होता है। सर पाइरुवेट क्या है, इसका एक डिटेल पॉइंट है, मैं इसी टॉपिक में अंतिम में इसको खत्म करूंगा। इसको पॉइंट को अंडरलाइन करके रखे रहो, ठीक है, इसको अंतिम में खत्म करने वाला हूं। वायु में अणु का ऊर्जा, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ वायु को मिला देता है, ठीक है। बहुत छोटा पॉइंट है ये, पाइरुवेट और पाइरुविक अम्ल में, हम दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो 3 पॉइंट में परिवर्तित हो जाता है, 3 पॉइंट में बट जाता है। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पर इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2, ये दो चीज का निर्माण होता है, 2 कार्बन अणु वाले का, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा बनती है पर 2 कार्बन, मतलब बहुत कम ऊर्जा बनती है यीस्ट में। जैसे कि आप रात में रोटी को देखा है ना, क्या करते हैं, आटा सान के रख देते हो तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती, क्योंकि सारा पानी के माध्यम से सारा का कवर हो जाता है, एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है।
ठीक है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया होती है, तो उस की प्रक्रिया यीस्ट में होती है, इसलिए वो सब सड़ने लगता है। खमीर प्रक्रिया, यीस्ट भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है, वो क्या करता है, जीव को सड़ाने लगता है। शराब बनता है ना, अल्कोहल, दारू शराब जो बनता है वह भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही काम होती है, वहाँ पे भी इथेनॉल ये सब प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। सेकंड है ऑक्सीजन के अभाव में, अगर हमारे मांसपेशी में ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ईजी है। हमारे मांसपेशी में ऑक्सीजन का अभाव होगा तो वहाँ पर देखो प्रक्रिया हो रही है, पूरी प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर सबसे पहले लैक्टिक अम्ल बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा और 3 कार्बन के अणु बनाएगा, और ये प्रक्रिया हमारे मांसपेशी में होगी। सर कैसे होगा मांसपेशी में, मान लो तुम्हारे पास, माना कि तुम्हारे पास 1 किलो खाना है, तुम 1 किलो खाना एक आदमी 1 महीना चलाएगा और 10 आदमी तुम्हारे पास भेज देंगे, जल्दी खाना खत्म हो जाएगा तो तुम जल्दी खाना मांगेगा ना, उसी प्रकार से तो क्या करता है, नॉर्मल अभी तुम है, तुम दौड़ भाग करने लगा, अचानक तुम्हारे जिस जगह पे ज़्यादा वर्क हो रहा है उस जगह से एनर्जी क्या, उस जगह कोशिका की एनर्जी क्या, वो खत्म हो गया। अब खत्म होगा तो वो क्या करेगा, खाना जल्दी मांगेगा, लेकिन तुम खाना तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे भाग में जो बचा हुआ एनर्जी रहेगा उसी को सोखने लगेगा। एनर्जी को सोखने लगेगा तो एनर्जी वहाँ का पूरा मतलब पूरा के पूरा ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तो उस जगह पर क्या होगा, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, तुम्हारे मांसपेशी में दर्द होगा। तो लो एक ऑब्जेक्टिव बन गया, किस अम्ल के द्वारा हमारे मांसपेशी में दर्द होता है, लैक्टिक एसिड के माध्यम से। क्यों होता है, थक जाने के वजह से, क्योंकि वहाँ पर वह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो बोलेगा मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का बन जाना यह कौन सी प्रक्रिया है, वायवीय श्वसन है या अवायवीय श्वसन है, वेरी गुड, वायवीय श्वसन है। अब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है हमारे शरीर में तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो हमारे शरीर में CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है, जो भी मैं बोल पा रहा हूँ उस ऊर्जा की मदद से। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो जितनी भी प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, श्वसन की जो सारी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जीव द्रव्य के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, यानी कि शरीर का ऊर्जागृह कौन सा है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। ये बात याद रखना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बिल्कुल नहीं होगी भी नहीं, बहुत समझते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से सांस लेते हैं, देखो यहाँ पर एक डायग्राम है जो हमको समझा रहा है कि किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस किस चीज़ के माध्यम से सांस लेते हैं, बहुत डिटेल में समझाएंगे, पूरा टॉपिक को खत्म कर देंगे अभी के अभी इसी वक्त। देखो नासिकावेशम, मुख, गला, कांची, लैरिक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा, हृदय का स्थान, डायफ्राम, ब्रोकस, ब्रोकियोल्स, वायु कोशिका, पैराइटल प्लूरा, सब ये सब होता क्या है सब समझा रहे हैं हम। देखो नासिकावेशम क्या है, वैसा वेशम जहाँ से हम लोग नासिका सांस ले, जैसे कि मैंने अभी आगे इधर बताया था, नासिका वेशम जिधर से हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। मुख भी है, तो ये दोनों एक ही साथ में जुड़ता है। आपको याद होगा शायद कि मैंने पोषण के पॉइंट में एक छोटा सा पॉइंट बताया था, वह क्या है, वह कौन ऐसा चीज है जो नासिका वेशम को और मुख को दोनों को अलग करने का कार्य करता है, बताइए। वेरी गुड, एप्लिकॉटिक्स की पट्टी याद रखना है, बहुत अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा। एप्लिकॉटिक्स की पट्टी, एप्लिकॉटिक्स की जो पट्टी होती है वो क्या करता है, नासिका वेशम और मुख के दोनों को पार्ट्स को अलग करने का काम करता है ना। चलिए उसके बाद आता है ये जो घुमावदार पट्टी है, इसे कांची बोलते हैं, याद रखना। नासिका वेशम का जो घुमावदार पट्टी होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव में आएगा तो आप जवाब दे देना, कांची कहते हैं। गला, उसके नीचे गला होता है, जैसे ये ऑक्सीजन और फूड पाइप दोनों जाता है अंदर, उसका लैरिक्स होता है। लैरिक्स क्या है, लैरिक्स को बोलते हैं बाबू हम लोग स्वर यंत्र, लैरिक्स को बोलते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जिधर से मेरी आवाज निकल रही है, जब हवा इसके माध्यम से इस लहर यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर मांसल की 7 छोटी छोटी रचना होती है जो आपस में कंपन करती है, और कंपन करने की वजह से हमारा ब्रेन उसको जवाब देता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है। मैं जो भी बोल पा रहा हूँ यह सब हवा मेरे मुंह के अंदर से माध्यम से जा रही है और हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है। तो इसी हिसाब से वह बोल पाता है, कोई मनुष्य क्या करता है, बोल पाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है ट्रैकिया। आप देखे होंगे जब आपके घर में नया नया पंखा आया होगा तो पंखा के डंटी में लगाने के लिए स्प्रिंग होता है, सेम उसी प्रकार का स्प्रिंग हमारे इस जगह पे होता है, इस जगह पे है ना, यहाँ पे बना होता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, ट्रैकिया। यहाँ से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। देखिएगा ये नासिका वेशम का जो पार्ट्स मैंने बताया था, यहाँ पर नासा गुहा, ये नासा गुहा वही है जहाँ पर बाल पाया जाता है, जो भी बताए थे, जो हमारे शरीर के धूल कण को रोकने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद वो फेफड़ा में पहुंचता है, हवा देखो यहाँ से सीधा कहाँ पहुंचा, फेफड़ा में पहुंचा, और फेफड़े की इस बीच में हमारा हृदय होता है, इस बीच में है ना, इस बीच में हमारा हृदय, छोटा सा दिल होता है, दिल है छोटा सा, वही छोटा सा दिल होता है इधर ही। अब देखो जब हमारा फेफड़ा में हवा पहुंचा, फेफड़े में पहुंचने के बाद वो हवा क्या पहुंचता है यहाँ पर, यहाँ से पहुंचता है। ये जो पार्ट्स देख रहे हो यहाँ पर, इसी को ब्रोकस कहते हैं, ठीक है ना।
ये ब्रोकस वाले पार्ट में हवा पहुंचता है। अब ये ब्रोकस क्या होता है सर? वो ब्रोकस वह भाग है जो हमारे फेफड़े के दोनों भाग में बराबर मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ब्रोकस के बाद जो पहुंचता है ब्रोकियोल्स में पहुंचता है। ये लंबा लंबा रचना देख रहा होगा, तार तार नुमा रचना देख रहा होगा, ठीक है, जो तार की तरह इधर उधर पूरा फैला हुआ है, बाल के जंजाल की तरह। हाँ, तो वो ब्रोकियोल्स है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को और छोटे 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 भाग में जाकर सब जगह बांटने का काम करता है। कौन? ब्रोकियोल्स करता है। उसके बाद आता है वायु कोशिका। वायु कोशिका क्या होती है? वायु कोशिका बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल है। देखो वायु कोशिका क्या होती है? हमारे नाक के द्वारा जो भी हवा हमारे फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े में हमारे वायु कोशिका लगभग 60 करोड़ होती है। 60 करोड़ वायु कोशिका होती है। कैन यू इमेजिन? 60 करोड़ तुम्हारे फेफड़ा में छोटा छोटा रूम बना हुआ, कमरा बना हुआ, 60 करोड़। उस कमरे पर हम लोग का सीधा ऑक्सीजन जाकर उसमें जमा होता है और वो ऑक्सीजन क्या करता है? उसके नीचे कीप देखा है ना, बचपन में एक कीप देखा होगा, जैसे हम लोग तेल या पानी को ढारने का काम करते हैं, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है ना। तो यही हो गया तुम्हारा ब्रोकियोल्स हो गया। यहाँ पर देखो वायु कोशिका, यहाँ पर ऑक्सीजन इधर में जमा रहता है और उसके बाद पतला सा इसके नीचे छोटे छोटे पतले पतले नस लगे होते हैं। वह वहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है? खाना में मिलकर पूरे बॉडी के कोशिका तक पहुँच जाता है। धमनी और शिरा के माध्यम से ले कोने कोशिका का जाना, कोशिका का आना, वो प्रक्रिया चलते रहता है। इसी पर कीप नुमा रचना होती है। तो ये जो कीप नुमा रचना, ये गोल गोल देख रहे हैं, ये गोल गोल बना है ना, ये गोल गोल हमारे शरीर में लगभग 60 करोड़ होते हैं। इनका व्यास होता है 0.2 mm, 0.2 मिलीमीटर के मात्रा में होता है। ये हमारे छोटे इतना पतला 0.2 मिलीमीटर, आप तुम समझो बाल से ही पतला, मेरे पास वैसे बाल ही नहीं है पर फिर भी बाल से ही पतला होता है इसका व्यास, ठीक है। अब ये क्या करता है? यहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है? पतली पतली नस के माध्यम से होते हुए हमारे धमनी के माध्यम, क्योंकि धमनी के माध्यम से इसलिए क्योंकि धमनी जो होता है हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है ना। तो ये धमनी के माध्यम से होते हुए हमारे शरीर के पूरे कोशिका में पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसके बाद होता है पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा क्या होता है? ये पैराइटल प्लूरा क्या होता है? पैराइटल प्लूरा से पहले समझते हैं पैराइटल चैम्बर। ये पैराइटल चैम्बर की मैंने इसमें रचना नहीं की है, पर आप लोग ये देखना, ये जो रचना बना हुआ है ना, इसी को ये पैराइटल चैम्बर कहते हैं। पैराइटल चैम्बर क्या होता है? ये हमारे फेफड़े के चारों तरफ बनी हुई एक रचना होती है, जो मान लो कि अभी हम ऐसे मार रहे हैं, मारे ना, तो जैसे वैसे भी चोट लगा, मेरा आवाज़ देखा होगा, थोड़ा कप आ गया, तो इस चोट को जो बर्दाश्त कर पाया वही होता है पैराइटल चैम्बर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पैराइटल गुहा बोलते हैं। वो क्या करता है? उसके अंदर पैराइटल प्लूरा जो जगह होता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। और उस पैराइटल प्लूरा के अंदर जो छोटे छोटे मतलब कि चिपचिपा लय की तरह होता है ना, लय गोंद की तरह जो उसमें द्रव्य भरा होता है, उसी को बोलते हैं पैराइटल द्रव्य। वो क्या करता है? हमारे फेफड़े को बाहरी आघात मतलब चोट से बचाने का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद फेफड़ा, हृदय का स्थान के बारे में भी मैंने समझा दिया। अब ये डायफ्राम क्या होता है? ये डायफ्राम देख रहे हो, ये छोटी रचना, डायफ्राम क्या होता है? ये डायफ्राम हुआ है जो हमें हमारे उदर गुहा और क्या बोलते हैं वक्ष गुहा, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। उदर गुहा क्या हुआ, वक्ष गुहा क्या हुआ? उदर गुहा का मतलब होता है पेट का भाग और वक्ष गुहा का मतलब हुआ पेट से ऊपर का भाग, छाती का भाग, जो हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है। ये दो चैम्बर होता है हमारे पास, ठीक है ना, इन्हीं को। तो ये जो डायफ्राम होता है, ये इसका आकार किस प्रकार का होता है? ऑब्जेक्टिव में आएगा तो याद रखना, उल्टी बाल्टी की तरह होता है इसका आकार। देख लो, उल्टा बाल्टी है ना, उल्टा बाल्टी का आकार होता है इसका। और इस ये हमारे वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों को अलग करने का काम करता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं। इसके आगे का पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देख रहे हैं दूसरा पार्ट समझने के लिए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फेफड़े का जान लिया, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को जान लिया, सब कुछ समझ लिए, जानकारी ली। अब हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है, बहुत जल्दी में बनाया, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये डायग्राम किस प्रकार से काम करता है। देखिए, हम लोग जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, दो मुख्य प्रमुख क्रिया होती है श्वसन की। एक होती है प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास क्या होता है, उच्छ्वास क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया प्रश्वास कहलाती है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वास कहलाती है। और ये लगातार सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो लगातार होती रहती है, वो सांस को उच्छ्वास कहलाती है। समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो, श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं, इसकी मुख्य रूप से दो क्रिया होती है, ठीक है। प्रकार नहीं बोल रहे, मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ। क्रिया दो होती है, एक होती है प्रश्वास होती है, दूसरा उच्छ्वास होती है। सर, प्रश्वास क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया हुई, ये प्रश्वास कहलाई। ये प्रक्रिया हुई, ये उच्छ्वास कहलाई। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया श्वास तो उच्छ्वास कहलाती है, क्योंकि प्रश्वास लिया, उच्छ्वास छोड़ा, ये नियंत्रण दो करते रहते हैं। यही प्रक्रिया श्वास उच्छ्वास कहलाई। अब श्वास उच्छ्वास जो है कुछ रूप से काम करता है।
देखो यहाँ से CO2 क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन लिए यहाँ से, फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन क्या किया, हीमोग्लोबिन मतलब रक्त में मिल जाता है। रक्त में क्यों मिलता है मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, इसको समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिरकार रक्त में ही ऑक्सीजन क्यों मिलता है। ऑक्सीजन क्या क्या फेफड़े के माध्यम से रक्त के हीमोग्लोबिन में मिला, खून में मिला, और वहां से रक्त के द्वारा नस के माध्यम से, धमनी के माध्यम से परिवहन किया। परिवहन करते करते कहाँ पहुंचा, कोशिका में। कोशिका कहाँ पर, कोशिका के अंदर O2 का, और कोशिका में परासरण मतलब अंदर जाना। ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में गया, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका से फिर ऊतक में गया, ऊतक को मजबूत किया, उसके रक्त से CO2 का प्रसरण। अब यहाँ से CO2 निकला, ऑक्सीजन की प्रक्रिया गई फेफड़ा के माध्यम से होते हुए, रक्त के माध्यम से होते हुए, नस के माध्यम से होते हुए, ये हमारे कोशिका में पहुंचा, कोशिका से होते हुए यह ऊतक में पहुंचा, ऊतक से CO2 लेकर मतलब जो खाना बना लिया गया, जिसे ATP निकल गया, वह निकाल के वो रुधिर फिर खून के माध्यम से, फिर फेफड़े के माध्यम से, फिर होते हुए बाहर निकल गया। तो यह प्रक्रिया पूरा श्वासोच्छ्वास कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को श्वसन चक्र भी कहते हैं। श्वसन चक्र क्या होता है, सांस की जो पूरी प्रक्रिया एक बार जो घूमती है, मतलब सांस लिए, ये हमारे फेफड़ा से होते हुए, नस के माध्यम से होते हुए, कोशिका के माध्यम से होते हुए, फिर ऊतक के माध्यम से होते हुए, ये फिर वापस नस के माध्यम से फेफड़ा में आया और फिर बाहर निकल गया। ये पूरी प्रक्रिया एक चक्र में होती है, इसलिए इसको श्वसन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 टाइप से ब्लड काम, दो टाइप से रक्त काम करता है। ऑक्सीजन, अगर रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिला होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो सर कब मिलता है रक्त के अंदर ऑक्सीजन और कब मिलता है रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो हमारे नाक के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचे और वहां से जो रक्त में मिली, तो वो प्रक्रिया रक्त में जैसी मिली तो वह रक्त सिर्फ रक्त, शुद्ध रक्त हो गया, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। कोई दिक्कत, ऑक्सीग्लोबिन। अब बात करते सर ऑक्सीजन में ही रक्त जो होता है, ये ऑक्सीजन रक्त में ही क्यों मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल है रक्त में पाया जाने वाला लाल रंग का वर्णक, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। और आपको बोलेगा कि रक्त को ऑक्सीजन वाहक क्यों कहलाता है, तो बोलोगे रक्त के अंदर पाए जाने वाला लाल रंग का वर्णक, जिसको हीमोग्लोबिन कहता है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन के अणु को पकड़ के रखने की क्षमता होती है। तो सोचो एक हीमोग्लोबिन 4 अणु को पकड़ के, ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ के रख सकता है, तो बॉडी में कितने सारे हीमोग्लोबिन है, वो कितने सारे ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं और हमारे फेफड़े में पहुंचा सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इसलिए ये याद रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब कोशिका में काम होने के बाद उसमें जब ऑक्सीजन रक्त निकल रहा, वो रक्त ही पूरे बॉडी में ट्रांसफर करते रहता है, तो उस रक्त में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वह रक्त दूषित हो जाता है, और इसलिए उस वक्त वो रक्त कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो टॉपिक हो गया मैं खत्म। 2 पॉइंट मैंने बोला था कि मैं बाद में समझाऊंगा, अभी समझा रहा हूं, डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 2 मिनट टाइम दीजिए, टॉपिक अभी के अभी मैं खत्म करने वाला हूं। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको जैव ईंधन कहलाता है। क्यों, क्योंकि यह जैव ईंधन इसलिए है क्योंकि यह हर एक प्रकार के जैविक चीजों का ईंधन काम करता है। आप खाना खाते हो, खाना क्या करता है, खाना बॉडी में आके पचता है, और पचने के क्रम में वो पूरे शरीर में ऊर्जा के रूप में तैयार होता है, जिस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग खेलने, कूदने, दौड़ने, भागने में करते हैं। तो ये जैव, हम लोग कौन है, जैविक चीज है, और उसमें तेल, ईंधन मतलब क्या होता है, तेल के रूप में हो गया, ऊर्जा का काम जो करता है। तो बॉडी में जो वो खाना गया तो वो क्या करता है, खाना बॉडी में पचता है और उसके बाद हर एक काम को करने में मदद करता है, तो वो जैव ईंधन कहलाया। समझ में आ गया। हाँ देखना, शरीर में जैव ईंधन किसे कहा जाता है, तो ATP को। ठीक है, ATP भी समझ में आ गया। ये क्या है, एक प्रकार का जैव ऊर्जा है जिसकी मदद से हम लोग हर एक क्रियाक्रम को करते हैं। यह कैसे तैयार होता है, यह भोजन के पाचन के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद जो टूटता है वह तैयार होता है ATP के रूप में। ओके, अब है पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, जब हम लोग कोई खाना खाते हैं, देखो ATP और पायरुवेट में ज्यादा अंतर नहीं, इसलिए मैंने दोनों को सेम लिखा है, ध्यान से समझना। पायरुवेट क्या होता है, ये पायरुवेट जो होता है एक अम्ल होता है। ठीक है, जो बॉडी में मेटाबॉलिक जो क्रिया होती है, सर ये मेटाबॉलिक क्रिया क्या होता है, चयापचयी क्रिया, मतलब उपापचयी क्रिया या चयापचयी क्रिया बोलते हैं हिंदी में, उपापचयी क्रिया, इंग्लिश बेस्ट है। मेटाबॉलिक क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है हमारी बॉडी में, जो खाना खाने के बाद खाना पचता है, पचने के क्रम में खाना एक ATP के रूप में टूटता है, एक पायरुवेट के रूप में टूटता है। ATP हमको ऊर्जा देता है, और पायरुवेट जो होता है यह क्या करता है, बॉडी में अलग अलग प्रकार के अम्ल को निर्माण करता है, जैसे कि पायरुवेट के माध्यम से पायरुविक अम्ल भी तैयार होता है। ओके, तो
उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। यह टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है। यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी सभी तक अवेलेबल हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर।